लीजिए। हुआ। हम नींबू के बगीचे में आज खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल लगने का टाइम करीब करीब आ गया है। आपको आज एक नींबू में लगने वाले रोग के बारे में बताऊंगा मैं। आइए देखते हैं। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, खास करके नींबू वर्गीय जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का नींबू हो, उसमें ये समस्या आती है। और कई जगह पे ये समस्या इतनी गंभीर है कि पूरा का पूरा बगीचा ही इससे ख़त्म हो जाता है। और ये रोग सामान्यतः पुराने बगीचे में ज़्यादा लगता है, जो नींबू का पुराना बगीचा है। और माना जाता है कि 10 से 15 साल के जो पुराने बगीचे हैं उसमें इसकी समस्या संभावना रहती है। इस बीमारी का क्या कारण है ये तो नहीं पता, तब बोलते हैं कि कई सारे कारणों से होता है। ये है सिट्रस डिक्लाइन, या इसको हम जैसे आप देखा होगा कि नींबू के प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं उसमें इस तरह की समस्या, चाहे वो सॉफ्ट स्किन ऑरेंज हो या टाइट स्किन ऑरेंज हो, और इसमें जो डिक्लाइन होता है वो ऊपर से सूखना शुरू होता है और नीचे की तरफ सूखता जाता है। और अल्टीमेटली अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये डाईबैक भी इसको बोलते हैं। और डाईबैक का मतलब ऊपर से ये सूखना शुरू होता है, ना कि नीचे से। और मोस्टली ये जो टाइमिंग होता है इसका सूखने का, वो जैसे फूल लगने के समय या फल लगने के समय होता है। तो इसी को सिट्रस डिक्लाइन कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आज मैं नींबू के बगीचे में हूँ, और कई बार ये समस्या ज़रूरी नहीं है कि बगीचे में ही आता है। कई बार ये समस्या जो है वो आपको घर में जो केला नींबू का पौधा लगाते हैं तो वैसा देखते हैं कि एकाएक सूखने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय ज़रूरी है। जब भी आपको इस तरह का पौधा दिखे कि जब आपको लगे कि पौधा नींबू का पौधा मेरा जो है ऊपर से कोई डाली है वो सूख रही है, तो सबसे पहले जो डाली सूख रही है उसको 2, 4, 5 इंच नीचे से उसको कट करके हटा दें और वहाँ पर बोर्डो पेस्ट होता है, पेस्ट को लगा दें, जो कॉपर और चूने से बना होता है। और ये बाज़ार में बिकता भी है। और उस कटे भाग पे जो शाखाएँ सूख रही है उसको हटा दें काट करके। दूसरी बात, जब आप नींबू लगाते हैं तो नींबू के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि जब ये फल देने लगता है तो कई बार तौलिया वगैरह नहीं बनाते हैं। तो तौलिया ज़रूर बनाएं, जो वो थाला बोलते हैं या तौलिया जो भी है, जिसके अंदर हम उर्वरक और गोबर वगैरह या रासायनिक खाद वगैरह हम डालते हैं। तो सिट्रस डिक्लाइन से बचने के लिए जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर के महीने में आप इसमें गोबर की खाद, लेकिन वो पूरी तरह से सड़ी होनी चाहिए, यानी कि आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अबाउट 25 से एक पौधा अगर आपका 8-10 साल पुराना या 3-4-5 साल पुराना है तो आप उसमें देना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें 25 किलो के करीब गोबर की खाद डालिए या केचुआ खाद डालिए, और उसके साथ आपने करीब 5 किलोग्राम जो है नीम का जो खली होता है वो मिलाइए। और इसके साथ 200 से 250 ग्राम या आप आधा किलो तक ट्राइकोडर्मा जो होता है, जो एक जैव उर्वरक के रूप में भी माना जाता है और ये बीमारी से भी पौधों को बचाता है, जड़ में बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें आपने करीब 250 से लेकर के 500 ग्राम आप उसमें ट्राइकोडर्मा को मिलाइए। और मिलाने के बाद जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाए तो तौलिया है, उस तौलिए में की मिट्टी को खुदाई करके अबाउट जितना फावड़ा से खुदाई कर सकते हैं, करीब 6 से 8 इंच, और उसमें अच्छी तरह से इसको मिला करके और उसको 2 बार साल में 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि कई बार न्यूट्रिएंट की कमी से भी ये डिक्लाइन की समस्या होती है। जब हम नींबू लगाते हैं और अच्छी तरह से 1 बाई 1 का गड्ढा नहीं करते, 1 मीटर या कम से कम 2 से 2.5 फीट गहरा लंबा चौड़ा जो हम गड्ढा नहीं बनाते हैं और उसमें गोबर वगैरह की खाद अच्छी तरह से नहीं डालते हैं, तब भी सिट्रस डिक्लाइन की समस्या आती है या डाईबैक की समस्या आती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार नींबू लगाते हैं और उसके नीचे पत्थर अगर आ जाए या जहाँ से जड़ अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये इसकी समस्या सिट्रस डिक्लाइन की आती है। और अगर पोषक तत्व तो हम भरपूर मात्रा में नहीं डालना है, खास करके अगर हम पोषक जैसे हम बोले कि यूरिया है करीब 1 किलोग्राम या 800 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट आधा किलो के करीब, और म्यूरेट पोटाश है, तीनों की मात्रा 500 ग्राम या 300 से 350 ग्राम प्रति पौधा इसको अच्छी तरह से दीजिए।
माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कीजिए, जो आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और सबसे जो बड़ी चीज़ है, जैसे आपने देख रहे हैं कि इसमें हमने पेस्ट लगाया है तने के ऊपर, ताकि ये बीमारी जो है ज़्यादा ना फैले। और इसको पेस्ट को नींबू के हर पौधे में लगाना ज़रूरी है। इससे कई सारी बीमारियां जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो तने पे चढ़ के आता है वो नहीं आता है, जिसको मैंने बोला कि बोर्डन पेस्ट होता है, उसको हम लगाते हैं। और साल में कम से कम 2 बार इसको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर गोबर की खाद अगर आपने कच्चा डाल दिया है या कभी बार दीमक की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन में आप क्लोरोपाइरीफॉस 2 ग्राम या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके और इसको सिंचाई करें। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि इसमें डायथेनियम 45 करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर और जो बेबिस्टीन है वो 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके 8-10 लीटर पानी भी इसमें डाला जा सकता है। साल में कम से कम हर महीने में 1 बार इसको डालें, ताकि जो कोई अगर फफूंद बीमारी है तो उसको भी कंट्रोल कर सके, जिसके कारण से इसकी जड़ें जो होती है वो अफेक्टेड, भले तना ऊपर से सूखता है लेकिन इफेक्ट सबसे ज़्यादा जड़ में शुरू होता है। कई बार तना छेदक कीड़ा भी नींबू में लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि उससे भी तने सूखने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड है, जैसे बोरर वगैरह, रोगर वगैरह है या साइपरमेथ्रिन वगैरह है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। या इसके अलावा आप इसमें क्लोरोपाइरीफॉस का भी छिड़काव कर सकते हैं। तौलिया साफ़ सुथरा रखें, तो साल में 2 बार उर्वरक का प्रयोग करें, तो शायद सिट्रस डिक्लाइन से बचा जा सकता है। ट्राइकोडर्मा साल में 1 बार या 2 बार ज़रूर प्रयोग करें, वो आपके नींबू के पौधों को नई जान देगा। तो ये आज आपको बताना था कि सिट्रस डिक्लाइन के बारे में, या डायबैक सिट्रस नींबू की ऊपर से सूखने वाली या पौधे का पूरा सूखने का क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद।